नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। देखिए, इस प्रश्नावली में हमको कुछ ऐसे सवालों को हल करना है कि कुछ जैसे सवाल दिए रहे होंगे और हमको ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इन सवालों को हल करने के लिए पहले इसका उल्टा मान लेंगे। कहने का मतलब हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने से पहले कुछ चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए, पहले तो जब कभी भी किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाएगी या परिमेय संख्या से गुणा होगा या इसमें मतलब इनका मतलब इनसे माइनस होगा, चाहे गुणा हो, जोड़ा जाए या घटाया या कुछ भी हो, तो जो इनका आंसर आएगा ये भी हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। कहने का मतलब जब हम अंडर मतलब एक अपरिमेय और परिमेय के बीच में कोई भी क्रिया करें तो उसका हमेशा जो हमारा फल मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब चाहे परिमेय 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 हो और एक अपरिमेय हो, चाहे दोनों अपरिमेय हो, उससे नहीं मतलब है। अगर एक भी उसमें अपरिमेय है तो इनका जो हम क्रिया करेंगे वो हमेशा जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कट रहा है तो ये जो संख्या होगी, कहने का मतलब जो ए है ये भी पी से कटेगी। अब ये कैसे होगा, हम ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ये आपका पी से कट रहा है तो हम क्या करते हैं, अब इसका वर्ग कर देते हैं। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, पी, पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा पी गुणे पी, पी स्क्वायर मतलब पी गुणे पी। अभी भी तो इसमें पी है इसके गुणनखंड में, क्यों, जो जैसे मान लीजिए इसका कुछ गुणनखंड थे, पी था, फिर इसमें P1 भी हो गया, P2 भी हो गया, किसका था, ये ए का। हम मान लेते हैं कि कुछ गुणनखंड थे P, फिर गुणे P1 P2। अगर हम जब इसका वर्ग करेंगे तो इनका भी वर्ग होगा, तो कहने का मतलब P स्क्वायर हो जाएगा, P1 का स्क्वायर हो जाएगा, P2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इनका वर्ग करने के बाद कोई भी संख्या आए तो ये क्या होगा, P1 गुणे P1, फिर यहाँ पे P, ये हो गया P1 गुणे P1, फिर P2 गुणे P2। तो इन्हीं संख्याओं का तो गुणा होता है 2 बार, यही तो होता है हमारा वर्ग। तो कहने का मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कट रही है तो ये संख्या खुद भी, मतलब जैसे जो हमारा ए है यही संख्या है हमारी, तो ये संख्या भी हमारी पी से कटेगी। कैसे कटेगी हम आपको बता दिए। आप इस बात का और इस बात का ध्यान रखिएगा, हम सवाल अपना हल करते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, अब हम क्या करेंगे पहले, अच्छा एक बात देखिए, जैसे ये हमारा भी परिमेय संख्या था P/Q के रूप में। क्या होता है कभी कभी जो हम संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 6/12 हो गया, कुछ भी हो गया, ये कट जाती हैं, कटने के बाद कुछ अपने मूल रूप में आएंगे, मतलब कुछ कोई ऐसी संख्या बन जाती है, जैसे ये बन जाएगा 1/2। अब तो ये ऊपर नीचे मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट सके, तो हम मान लेते हैं P/Q भी इसी रूप में है, इस रूप में, यानी कि अभी इसमें कोई ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। तो अगर जब कट जाएगी दोनों, जो संख्या दोनों काट रही है, जब वो कट जाएगी संख्या, तो ये क्या बन जाएगा, हम मान लेते हैं ये बन जाएगा m/n। कहने का मतलब ये कटने के बाद m/n के रूप में हो जाता है। अब कहने का मतलब जो ये m और n है ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन, m और n, कौन है ये आपका, ये जो m और n है ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड सेम नहीं रहेगा। कहने का मतलब m और n का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों में मिले। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या होगी जो इसको भी काट सके, इसको भी काट सके। तो जैसे मान लीजिए 1 और 2 हो गया, अब ये दो संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, एक के अलावा कोई और इनका सेम, यानी कि जो दोनों मिलता हो, ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होता। अब क्या करेंगे हम ये दिखाएंगे कि हाँ कोई ऐसी संख्या है जो इसको इसको भी काट सकती है एक साथ और इसको भी साथ में काट सकती है। अगर हम यही दिखा दें तो कहने का मतलब जो हम माने ये हमारी बात गलत हो जाएगी। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे √5 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 5। याद रखिए जब किसी भी ऐसी संख्या जिसके जो अंडर रूट के अंदर लिखी हो, जब इसका वर्ग होता है तो ये करड़ी जो है, मतलब जो आपका अंडर रूट है ये हट जाती है, तो ये बन जाता है ए। क्या बन जाएगा, मतलब जो संख्या अंदर रहेगी वही बन जाती है। अच्छा कैसे बनती है ये भी हम आपको बता देते हैं। जो ये अंडर रूट होता है इसका मान होता है 1/2 घात में,
यानी कि एक ही घात ये हो जाएगी 1/2। अब इसका हम दो बार गुणा कर रहे हैं, मतलब ये 2 बार हो जाएगा 1 की घात 1/2 ना। अब जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा, एलसीएम इनका आएगा 2, 2 आएगा तो ये 2 से जब हम 2 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। उसी तरह जब 2 से हम भाग देंगे फिर एक बार जाएगा तो फिर 1 में गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, 1 फिर ये ऊपर भी 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट गया। कहने का मतलब क्या आएगा आपका, वो ए ही आएगा। तो जब किसी भी ऐसी संख्या का हम वर्ग करें जो अंडर रूट के अंदर लिखी हो तो जो संख्या रहती है यही संख्या आ जाती है। इसलिए यहाँ हो गया कितना 5 बराबर यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर को भेज देंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा 5 एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दें एम स्क्वायर किसके बराबर है, 5 एन स्क्वायर के, एम जो आपका एम स्क्वायर है ये 5 एन स्क्वायर के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये संख्या कुछ भी हो, ये संख्या कुछ भी उससे नहीं मतलब है, लेकिन इसमें गुणा में क्या है 5, तो ये जो संख्या है पूरी ये 5 से कट सकती है। अगर ये 5 से कट सकती है, एम भी तो इसी के बराबर है, तो एम भी 5 से कट सकता है। तो कहने का मतलब एम स्क्वायर किससे कट सकता है, एम स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब होता है कट जाना, यानी कि जो हम एम स्क्वायर इसमें हम 5 से भाग दे सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, क्यों क्यों दे सकते हैं, क्योंकि जो पूरी संख्या है अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें गुणा में क्या लिखा हुआ है, गुणा में यानी स्क्वायर साथ 5 लिखा हुआ है, और भाग देने का मतलब क्या हुआ, हम अगर नीचे 5 लिख दे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5 कट, यानी कि ये संख्या 5 से कट रही है। अगर ये संख्या 5 से कट रही है तो ये जो ये आपका यम है ये भी तो इसी के बराबर है, तो यम स्क्वायर भी कटेगा, तो यम आपका जो यम स्क्वायर ये भी कट जाएगा। अगर यम स्क्वायर कट रहा है, अभी हम आपको बताए थे अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रही है तो ये संख्या भी इससे कटती है। तो कहने का मतलब है कि अतः यम भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि 5 का, यानी कि इसका यम का एक गुणनखंड मिलेगा क्या हमें 5। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्या यन का भी कोई गुणनखंड ऐसा है जो 5, मतलब कि क्या यन का गुणनखंड भी 5 है। अगर यन का भी गुणनखंड 5 होगा, कहने का मतलब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। यानी कि जो हम माने थे ये हमारी परिकल्पना गलत हो गई। कैसे गलत हो गई, क्योंकि जो इसमें मिला था पहले हम उसको काट चुके थे, काटने के बाद हम इसको क्या लिख दिए थे, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी जिसके एक के अलावा कोई और गुणनखंड ऐसे ना हो जो दोनों मिलते हो। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम देखते हैं कि क्या यन हमारा जो है ये भी अभाज्य संख्या है कि नहीं, मतलब यन का गुणनखंड भी 5 है या नहीं है। देखिए देखिए जो हमारा ये यम स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा 5 से कट गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यम है इसको हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा यम है ये किसके बराबर है, 2b के। अब 2b क्यों मान लिए हम, 2b 2c 2a, मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि 2c नहीं। देखिए जो हमारा ये यम है इसको हम मान लेते हैं, देखिए ये 5 से विभाज्य था इसलिए हम 5 ले लिए। अब इसके साथ यहाँ बगल में कुछ भी, उससे क्या मतलब, हम यहाँ बगल में कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ मान लेंगे c। क्या मान लेंगे, c। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 5 था ये किससे विभाजित था, 5 से, मतलब जो यम है हमारा ये 5 से विभाज्य था। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 ले लेंगे, एक संख्या पहले नंबर तो 5 रहना चाहिए। दूसरा नंबर ये सी हम कुछ भी मान ले, उससे क्या मतलब, ये पूरा तो 5 से कट ही रहा है, तो यानी यम भी 5 से कट रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर आप ध्यान दें यहाँ जहाँ यम है, यम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहले काम करो, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे वर्ग। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा यम स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर क्यों, 50 25 और c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर हो गया। यम स्क्वायर क्या था हमारा, यम स्क्वायर था 5n स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 5n स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5 को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा यानी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटे 5। 5 से ये कटेगा, 5 एक कम 5, 50 25, यानी एन स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब फिर वही बात आ गई, क्योंकि यहाँ गुणे में क्या है 5 है, तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अगर हम नीचे 5 लिख दे तो 5 से 5 कटेगा, तो यानी कि ये पूरी संख्या हमारी किससे कट सकती है, 5 से। अगर बराबर के एक तरफ की संख्या 5 से कट रही है तो इस तरफ की संख्या भी 5 से ही कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि ये और ये बराबर ही तो है, एक ही तो है दोनों संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, इसलिए अब लिखेंगे क्योंकि यन स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से। यन स्क्वायर हमारा 5 से विभाज्य है।
n स्क्वायर हमारा 5 से विभाज्य है, अतः n भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों विभाज्य होगा यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो तो वो संख्या स्वयं भी उस संख्या से विभाजित होती है। अब अगर आप ध्यान दें, m का क्या, यहाँ m का एक गुणनखंड 5 था, n का भी एक गुणनखंड 5 है, तो कहने का मतलब दोनों का कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है, तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम लिख देंगे क्योंकि 5m तथा n दोनों को विभाजित करता है, दोनों को करता है, अतः अतः हमारी परिकल्पना गलत है। कहने का मतलब जो हम पहले माने हैं ये हमारा क्या है, गलत है। तो अगर ये गलत है तो क्या हुआ, हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए, अब उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा हम आगे देखते हैं हमारी और सवालें। अब जो हमारी दूसरी सवाल है ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर से वही करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। इसका उल्टा क्या मानेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब जो हमारा 3 + 2 √5 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तो कहने का मतलब है ये 3 + 2 √5 ये किसके बराबर होगा, p/q के। अब हम जहां सीधा मान लेंगे p/q क्या है हमारा, ये सह अभाज्य संख्या है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 3 इधर प्लस में है क्योंकि ये पूर्णांक है पूरा, तो हम इसको उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर p/q, और ये यहाँ इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3। अब ये 2 भी हमारा पूर्णांक है, 2 को भी हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो p और इसका एलसीएम मतलब q और 1 का एलसीएम q ही होगा। जब q होगा तो जब यहाँ q से हम भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब q से भाग देंगे q ही आएगा, मतलब q से भाग देंगे तो q बार 1 बार जाएगा q, तो फिर क्या होगा हमारा q कट जाएगा, यहाँ नीचे हो जाएगा q। जब हम q से q भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो p में जब 1 से गुणा करेंगे p ही रहेगा, फिर माइनस जब 1 से q भाग देंगे q बार जाएगा, तो q को जब 3 में गुणा करेंगे यहाँ पे जाएगा 3q। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये भी हम उधर भेज देंगे। तो √5 बराबर हो जाएगा p - 3q/2q ना। ये हो गया। अब अगर आप ध्यान दें, √5 क्या है, √5 जो है ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है तो कहने का मतलब ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक संख्या बराबर की दोनों तरफ जो संख्याएं होती है समान होती है, यानी बराबर होती है। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी तो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो अगर ये आप √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 2 × √5 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या में जब किसी हम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा पूरा पूरा अपरिमेय बन जाता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा,
क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है तो जो बराबर की उस तरफ है ये भी तो हमारा अपरिमेय होगा। तो अतः 3 + 2√5 भी अपरिमेय होगी। देखिए जब √5 था हम आपको बताया चाहे इसे हम गुणा करें या जोड़े जो हमारे ये तो अगर एक एक हमारा अपरिमेय हो गया पूरा हमारा अपरिमेय बन जाता है। तो कहने का मतलब अगर √5 अपरिमेय है तो ये पूरी संख्या अपरिमेय होगी। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या थी, गलत थी। और इसलिए क्या हो जाएगा कि 3 + 2√5 क्या है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अगर सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट की संख्याएं दी होंगी तो हम वहां पे वर्ग करके आगे सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ ये क्या है, हमारा अपरिमेय है। लेकिन अगर इसके साथ कोई पूर्णांक भी हो सब उधर भेज दीजिए। ये क्या हमको पता ही अंडर रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो हम सीधा बता देंगे ये क्योंकि ये अपरिमेय संख्या था इस तरफ भी पूरी संख्या अपरिमेय होंगी। अगर √5 अपरिमेय है तो जो इसके साथ गुणन है ये भी अपरिमेय होगा। और कहने का मतलब ये पूरा अपरिमेय बन गया। अगर ये अपरिमेय है तो इसके साथ हम कुछ भी जोड़ेंगे तो पूरी संख्या हमारी अपरिमेय होगी। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अगर हमारी परिकल्पना गलत है तो कहने का मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम वही लिख देंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई कह दे हाँ नहीं आप हमको सिद्ध करके दिखाइए कि ये भी आगे करके दिखाइए कि ये भी अपरिमेय है, तो जो हम इसके पहले स्टेप लिए थे वही आगे भी ले लेंगे। जो मतलब पहले सवाल में जो हम किए थे वही इसमें भी कर देंगे आगे। अब देखिए हम अपनी अगली सवाल देखते हैं। जो हमारी तीसरी है इसमें पहली सवाल है हमारी 1/√2। हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, मतलब हमको इसमें वही करना है। अगर आप ध्यान दें √2 अकेले इसके साथ कोई और नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फिर वही मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं हम इसका क्या कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, p/q के। कहने का मतलब एक परिमेय संख्या बन गई तो ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है। अब ये जहाँ क्या होंगे हमारी जो ये p और q हैं, p और q हैं किसके रूप में होंगे, ये क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं। जो ये हमारे होंगे p और q, ये क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगे। सह अभाज्य संख्याएं हम आपको बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर लेते हैं। जब दोनों तरफ का वर्ग होगा ये क्या बन जाएगा, 1/2 बराबर p²/q²। हम इसको उधर भेज देते हैं और ये जो मतलब तिरछे गुणा करा के इसको उधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा q² बराबर 2p²। अब फिर देखिए क्योंकि ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है अतः ये भी 2 से विभाज्य होगी, तो हम क्या लिख देंगे, q² 2 से विभाज्य है। q² क्या है, 2 से विभाज्य है। अतः q भी 2 से विभाज्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो तो वो संख्या स्वयं भी उस संख्या से विभाजित होती है, हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो हम दिखा दिए कि हाँ ये हमारा क्या है, मतलब जो हमारा ये क्यों है इसका एक गुणनखंड क्या है, 2, क्योंकि इससे ये विभाजित हो रहा है। और कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या इसकी क्या होती है, गुणनखंड। तो अब क्या होगा, अब हमको ये दिखाना होगा कि 2 जो है किसका, p का भी गुणनखंड है। तो हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे माना क्या मानेंगे कि q जो है किसके बराबर है, 2। हम आपको बता दिए ना जिससे विभाजित होगा वो संख्या हमको लेना अनिवार्य है।
इसके अलावा हम कोई एक संख्या और ले सकते हैं, मतलब कोई एक चर ले सकते हैं। चर किसे कहते हैं? जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, ए बी सी डी, मतलब कुछ भी हो गया जेड तक। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए। क्या ले लेंगे? ए। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, इधर का भी और इधर का भी। तो ये बन जाएगा क्या? क्यू स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा? 4a स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ क्यू स्क्वायर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2p स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2p स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देते हैं, आप इसको लिख ही लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम? p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर बटे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया? p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2a स्क्वायर ना, यहाँ क्योंकि ये 2 1 2 2 2 4, ये 2 बार जाएगा, वो एक ही बार जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये देखिए इसके साथ गुणा में है क्या? 2, यानी हम इसमें जब 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा। अगर ये संख्या 2 से कट रही है तो ये भी 2 से कटेगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। तो अब हम क्या करेंगे? अब अतः p स्क्वायर क्या होगा? 2 से यहाँ लिखेंगे क्योंकि, क्यों विभाजित होगा हम आपको बता चुके, तो हम लिख देंगे क्योंकि p स्क्वायर जो है किससे विभाजित है? 2 से विभाज्य है। क्योंकि p स्क्वायर हमारा किससे विभाज्य है? 2 से। अगर p स्क्वायर हमारा 2 से विभाज्य है तो हमारा जो p होगा ये भी 2 से विभाज्य होगा। p भी 2 से विभाज्य होगा। फिर हम आगे वही लिख देंगे, अतः क्योंकि, अब हम लिख देंगे आगे क्या लिखेंगे? क्योंकि p तथा q का एक समान गुणनखंड 2 है जो p और q दोनों को विभाजित करता है, अतः हमारी परिकल्पना कि 1/√2 परिमेय संख्या है गलत है। इसलिए 1/√2 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए जो हमारे आगे की सवाल है ये है, जो हमारे आगे की सवाल है ये क्या है? इसमें दिया हुआ है अब तीसरी की जो दूसरी सवाल है इसमें दिया है कि 7√5। फिर से वही बात जो अभी हमने किसमें देखा था, दूसरी सवाल में, जब 3 + 2√5 था, इसको हम क्या किए थे? ये तो पहले उधर भेज दिए थे, तो ये संख्या यहाँ भेजनी है नहीं, कोई और प्लस में है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 उधर भेज दिए थे बटे में, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 7 को बटे में भेज देंगे। सेम वैसे ही देखिए हम क्या मान लेंगे? माना 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7√5 बराबर क्या लिख सकते हैं? p बटे q। जहां फिर लिख देंगे कि जो हमारा ये p और q है क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं ना। क्या मान लेंगे कि जो हमारे p बटे q है क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या कहने का मतलब क्या होगा कि p और q का कोई समान गुणनखंड नहीं होगा, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इसको भी काट सके इसको भी काट सके। तो हम क्या करेंगे? 7 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा √5 बराबर p बटे 7q। p बटे क्या हो गया? 7q। अब हमें पता है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि क्या ये जो 7 √5 है ये क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत हो गई। क्या क्या हमने माना था कि शायद यानी ये जो 7/5 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हमारी परिकल्पना गलत है तो इसका कहने का मतलब इसका उल्टा होगा, तो यानी कि 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब जो ये आपका तीसरा सवाल है, ये बिल्कुल जो आप दूसरा सवाल हम किए थे ये वाला सेम ऐसे ही है। आप इसको कर लीजिएगा। इसका अगर ना हो पाए तो हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको इसको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।